टू सौम्यास कॉन्वर्सेशन। सो इस वीडियो में अपना चैप्टर 10 को कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी रिवीजन सीरीज चल रही है क्लास 10 बोर्ड्स 2023 की। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर से लोगों को रिक्रूट कर रही होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन बाहर से कब रिक्रूट कर सकती है, क्या क्या सोर्सेज है, उनको हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट सोर्स इसमें आता है एडवर्टाइजमेंट। ऐड देकर सबसे सिंपल तरीका, आप सबने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में एक सेक्शन आता है, एक पेज होता है जहाँ पर एड्स होते हैं कई सारे, और वहाँ पर ऐड होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है और वहाँ पर होता है कि हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास ये डिग्रीज हो या ये एज हो, एलिजिबिलिटी मेंशन होती है, इस जॉब पोस्ट के लिए चाहिए, सैलरी ये होगी और बाकी डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर्स वगैरह दिए होते हैं, एड्रेस दिया होता है। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ने ऐड निकाल दी न्यूज़पेपर में। ठीक है, अब जब ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूज़पेपर में ऐड निकाल दी तो इससे क्या होगा, न्यूज़पेपर तो पूरे इंडिया में आपको न्यूज़पेपर जो है सर्कुलेट होता है, तो जितने लोग वो ऐड देखेंगे उनमें से कोई भी उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और फिर लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को रिक्रूट कर रही होती है। एडवर्टाइजमेंट इसमें पहला तरीका है। तो यही बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट्स और जर्नल्स क्या होते हैं, वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे कंट्री में। इनमें क्या होता है कि और इसको यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है जॉब्स की रिक्रूटमेंट के लिए। कैंडिडेट्स होते हैं वो चेक करते रहते हैं, वो जो जो एडवर्टाइजमेंट में जो दी होती है कि आपको जो डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस हिसाब से खुद ही इवैल्यूएट कर लेते हैं कि क्या हम काबिल हैं, हम एलिजिबल हैं उस जॉब के लिए या नहीं। ठीक है, और उस हिसाब से जो एलिजिबल होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी आइडेंटिटी ना रिवील करे तो वो पोस्ट बॉक्स नंबर पर भी भेज सकते हैं। ये क्या तरीका होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कई बार क्या करती हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं देती हैं, वो अनोनिमस होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब निकाली, बस पोस्ट वगैरह ये सब मेंशन होता है और उसमें एक पोस्ट बॉक्स का नंबर, जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर, जैसे आपके अकाउंट्स खुलते हैं बैंक्स में, ऐसी पोस्ट ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशंस अपना पोस्ट बॉक्स नंबर एक सेट कर देती हैं और जो भी एडवर्टाइजमेंट में वो पोस्ट बॉक्स नंबर डाल देती है। फिर क्या होता है, जिन कैंडिडेट्स को जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, अब उनको पता तो है नहीं ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो उस पोस्ट बॉक्स नंबर पर अपना लेटर या जो भी भेजना होता है वो सेंड कर देती है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, वो जो पोस्ट बॉक्स नंबर अलॉटेड है वो सारी उन एप्लीकेशन को रिसीव कर लेता है और बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन उसमें से आगे का प्रोसेस करती है। तो ये बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट्स जो है ये एक तरीका है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड आपका कहता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये क्या होती है, ये सबसे पहली चीज़ ये होती है गवर्नमेंट ओन्ड। ये कौन बनाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की, ओनर कौन होती है, कौन रन करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को रन करती है। इसका काम क्या होता है, यह है कि जिसको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है वो इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है। फिर क्या होता है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, होता क्या है, ये एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर का मतलब कौन है, जो जॉब दे रहा है, जॉब गिवर, जिसके पास जॉब है, जो ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के साथ कनेक्शन में रहती है। ठीक है, इनके साथ लिंक रहता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के साथ। अब जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो नॉर्मल पीपल है जिनको जॉब चाहिए, वो अपनी सारी डिटेल वगैरह इनको दे चुके होते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के पास वो सारी डिटेल्स रहती हैं। जब इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई जॉब आती है, कोई वैकेंसी आती है जिसको उनको फिल करना होता है, वो इसके बारे में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बता देती है कि भाई हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैनेजर की पोस्ट खाली है। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को उसने अपनी बता दी कि भाई हमें इस एज का पर्सन चाहिए, ये क्वालिफिकेशन का चाहिए, ये सर्टिफिकेट होने चाहिए उसके पास। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास इन लोगों को ऑलरेडी डेटा है कैंडिडेट्स का, वो क्या करती है, उसमें से चेक कर लेती है, जो सही होते हैं उनको फिर उनकी लिस्ट यहाँ पर भेज देती है एम्प्लॉयर को, और फिर एम्प्लॉयर आगे का काम कर देता है। तो वही ये चीज़ बताई गई कि जॉब सीकर और जॉब गिवर को कॉन्टैक्ट में लाती है और क्या करती है, सप्लाइज अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू हु फुलफिल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। जो लिस्ट होती है सही कैंडिडेट्स की, वो इस एम्प्लॉयर को दे देती है जाकर। ठीक है, तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम करती है। और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नो कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व इन दिस सोर्स।
कोई कॉस्ट इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना चाहती है तो उसका कुछ खर्च नहीं होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड सोर्स। अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड आपका कहता है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज, प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का ही दूसरा फॉर्म है। बस फ़र्क ये है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट रन कर रहा होता है और प्लेसमेंट एजेंसीज के ओनर प्राइवेट लोग होते हैं। जैसे बैंक्स होते हैं, कुछ बैंक गवर्नमेंट के बैंक्स जैसे SBI हो गया, ठीक है, PNB हो गया। कुछ बैंक्स होते हैं जो प्राइवेट बैंक्स जैसे ICICI, ठीक है। तो ऐसे ही जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं वो गवर्नमेंट वाले होते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट लोग चला रहे होते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या करती हैं? सिमिलर ही काम करती हैं। इनका ये काम होता है कि ये वैकेंसीज एडवर्टाइज करती हैं, एप्लीकेशन लेती हैं, इंटरव्यू करती हैं, सब करती हैं। इनका काम क्या होता है कि एम्प्लॉयर, जिसको ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको लोग चाहिए, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना चाह रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इस प्लेसमेंट एजेंसी को बता देती है कि भाई ये जॉब हमारे पास खाली है, हमको इसके टाइप का बंदा चाहिए। ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है? उस जॉब की वैकेंसी को एडवर्टाइज करेगी। ठीक है, उसके बाद लोग जो अप्लाई करेंगे उनकी सारी एप्लीकेशंस लेगी, उसके बाद उन सारे लोगों का टेस्ट करेगी, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेगी, जो सही कैंडिडेट्स उसको लगेंगे उनको शॉर्टलिस्ट कर देगी। ठीक है, और फिर उन कैंडिडेट्स की लिस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को भेज देगी। तो यहाँ पर देख लो, प्लेसमेंट एजेंसी सारा काम खुद कर रही होती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज केवल लिस्ट भेजता है, बाकी का सारा काम ऑर्गेनाइजेशन को करना होता है। प्लेसमेंट एजेंसी से सारा काम करके फिर लिस्ट भेज देती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट एम्प्लॉयर को या ऑर्गेनाइजेशन को भेज देती है। तो यहाँ पर अब इतना काम कर रही है तो इसके लिए वो थोड़ी सी फीस भी चार्ज करती है। तो प्लेसमेंट एजेंसीज फीस चार्ज करती हैं, प्राइवेट ओनर्स होते हैं, और ये सारा काम करती हैं रिक्रूटमेंट के बाद का। रिक्रूटमेंट के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, जो टेस्ट करने हैं, इंटरव्यू करने हैं, वो सारा काम प्लेसमेंट एजेंसीज करती है। तो ये एक तरीके से आपका डिफरेंस में भी आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज का डिफरेंस बताओ, तो ये लिख देना। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ आपका है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब देखो, पढ़ाई वाली इंस्टीट्यूशंस जैसे मैनेजमेंट के IIM हो गए, टेक्नोलॉजी के IITs हो गए। तो जैसे आपको डायरेक्ट मेथड से बताया गया था ना कि फील्ड रिक्रूटमेंट होता है, वही सेम चीज़ यहाँ एक्सटर्नल में है। होता क्या है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन को लोग चाहिए होते हैं, कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, वो इन इंस्टीट्यूशंस में जाती है। जैसे प्लेसमेंट होता है, इंस्टीट्यूशन में जाना होता है, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, बहुत एलिजिबल होते हैं, उन पे नज़र रखी रहती है इन ऑर्गेनाइजेशंस की। फिर क्या होता है, जब वो बच्चे पास आउट होने को आते हैं, लास्ट ईयर उनका कुछ होता है, तो क्या करती है, वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कर लेती है। जो स्टूडेंट्स उनको सही लगते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको जॉब्स दे देती है। ठीक है, तो ये जो तरीका ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है रिक्रूटमेंट का, इसी को कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एज अ सोर्स यूज़ किया जा रहा है फॉर रिक्रूटमेंट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ सोर्स है आपका गेट हायरिंग। गेट हायरिंग, क्या वर्ड है? गेट। गेट मतलब दरवाज़ा, हायरिंग मतलब रिक्रूटमेंट करना। गेट हायरिंग जैसे आपने समझा दरवाजे पर हायरिंग। अब आप सोचिए कि गेट पर हायरिंग कौन करता है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्मॉल फर्म्स होते हैं, जो छोटे फर्म या छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो फैक्ट्री के गेट पर ही रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। कैसे? जो वर्कर्स होते हैं जिनको जॉब चाहिए होती है, वो वैकेंसीज की बात सुनकर जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्रीज में जनरली होता है, फैक्ट्री के बाहर ना एक पोस्टर लगा दिया जाता है कि भाई हमें लेबर वगैरह चाहिए। इतने जो लोग आसपास के लोग होते हैं जिनको जॉब चाहिए होती है वहाँ पे फैक्ट्री में काम करने के लिए, वो जाके गेट पे इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पर सिलेक्शन कर लिया जाता है कि कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये गेट हायरिंग होती है। और छोटे फर्म्स होते हैं दरवाजे पे अपने लगा देते हैं, मींस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही लगा देते हैं पोस्टर जिसमें मेंशन होता है जॉब के बारे में, जॉब की वैकेंसी। लोग इकट्ठे हो जाते हैं गेट पर, उन्हीं में से सिलेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है वो कर लेता है और लोग काम करने लगते हैं। तो ये आपका गेट हायरिंग का तरीका था। अब आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ मेथड है आपका अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स ये क्या है? इनको कहते हैं कैजुअल कॉलर। क्या कहते हैं? कैजुअल कॉलर। कॉलर मतलब कॉल वाला कॉलर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जिनको जॉब चाहिए होती, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है, वो कंपनीज़ के ऑफिस में चले जाते हैं।
ऑफिस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी नोटिस नहीं निकाली होती कि उनके पास जॉब खाली है, ये वो है। जिन लोगों को जॉब चाहिए वो खुद ही जाते हैं इन ऑफिस में और वहाँ पर अपना रेज्यूमे, सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें सबमिट कर आते हैं और बोल देते हैं कि भैया जब आपके पास जॉब अवेलेबल हो हमको कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे। ये होता है और फिर चले जाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास वो लिस्ट रहती है उन लोगों की, जब कभी कोई जॉब वैकेंसी आती है, उनको लगता है कि हाँ अब ये पर्सन जो है ये इस जॉब के लिए हमें सही लग रहा है, तो वो उसको फ़ोन करके बोल देते हैं भैया अपना इंटरव्यू वगैरह दे तो हम आपको रिक्रूट कर लेंगे, हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे अगर आप उस चीज़ के काबिल होगे तो ये क्या है, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स या कैजुअल कॉलर। इसमें लोगों को जॉब चाहिए होती है, वो ऐसे ही जाते हैं, रेज्यूमे वगैरह सबमिट कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रख लेती है अपने पास, कहती है जब जॉब की वैकेंसी आएगी हम आपको बुला लेंगे, हम आपको कॉल कर लेंगे। ये आपका तरीका जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती है, इसको बोलते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स या कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, ये 6th तरीका हो गया। अब आपका 7th सोर्स क्या है? 7th सोर्स है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस का क्या मतलब है? जब कोई रिकमेंड करता है, कोई बताता है। अब जनरली क्या होता है कि कोई फैमिली वाले ने या कोई फ्रेंड ने बताया कि भाई एक पर्सन है, बड़ा पढ़ा लिखा है, एलिजिबल लग रहा है, वो उसको जॉब नहीं मिल रही है, आपके उधर कोई जॉब वैकेंसी खाली हो तो आप उसको रख लो। ठीक है, या फिर जो बिजनेस फ्रेंड्स होते हैं वो बता देते हैं कि एक पर्सन है जो कि मतलब कि हमारे जानने वाला है या हम समझते हैं, और फिर उसको आप रख सकते हो अपनी जॉब पे। तो ये क्या होता है, रिकमेंडेशन आती है। ऑर्गेनाइजेशन के पास जॉब खाली होती है तो लोग ही तो चला रहे हैं, उनके जानने वाले लोग हैं, अपने लोग हैं, उनमें से कोई होता है कि भाई आप इनको रख लो, रिकमेंड कर दिया किसी ने। तो ये रिकमेंडेशंस भी एक एक्सटर्नल सोर्स ही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से तो रिक्रूट नहीं कर रहे हो, बाहर से रिक्रूटमेंट हो रही है। तो यही है कि रिकमेंडेशंस में एप्लीकेंट्स जो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो बताते हैं जिनके बारे में, या बिजनेस फ्रेंड या कोई एम्प्लॉय जो ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो बताता है कि भाई सर हमारे कोई जानने वाले उनको रिक्रूट कर लो। तो ये क्या है, आपका रिकमेंडेशन वाला तरीका है। उसके बाद आते हैं 8th पर। 8th है आपका जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। जॉबर एंड कॉन्ट्रैक्टर। जॉबर एंड कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे कॉमन तरीका है, अगर आपको कोई एकदम कम वेज के लिए, बहुत ही नॉर्मल जॉब्स के लिए लेबर चाहिए, किसके लिए, सप्लाई ऑफ लेबर, व्हेन वर्कर्स आर टू बी हायर्ड एट अ शॉर्ट नोटिस, जब आपको बहुत ही जल्दी कोई वर्कर चाहिए किसी काम के लिए। फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो साफ़ सफाई करने वाला था अब वो नहीं आ रहा है, ठीक है, उसने जॉब छोड़ दिया अचानक से, अब आपको चाहिए कोई जो साफ़ सफाई करे, तो आपको क्या, आपको जल्दी लोग चाहिए। या फिर कोई काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट या कुछ है, वहाँ पे अचानक से कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये क्या है, हमें लेबर चाहिए बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, बहुत ही जल्दी चाहिए। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज़ करती है। जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स वो लोग होते हैं जो स्मॉल टाउन्स, छोटे टाउन्स या विलेजेस से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, और उनके पास उन लोगों के उन गाँव वाले लोगों की जानकारी होती है, ठीक है, लिस्ट होती है। तो क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे वर्कर चाहिए होते हैं शॉर्ट नोटिस पे, तो जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स से लिंक बनाती है, वो उन लोगों से जाकर कनेक्ट करके और उनको रिक्रूट करवा देती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये क्या तरीका था जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का। तो ये आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। क्या क्या है, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, प्लेसमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसको कैंपस रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, गेट हायरिंग, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, रिकमेंडेशंस एंड जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। सो आई होप दैट आपको ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज समझ आ गए होंगे। अब जल्दी से इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स कर लेते हैं। मेरिट्स मैं बताइए आपको, मेरिट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस, प्रोज एंड एडवांटेजेस, प्रोज एंड मेरिट्स, बस इतने होते हैं, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। और डीमेरिट्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस, कॉन्स और लिमिटेशंस, ठीक है। ये आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स में अगर आप देखो तो एक्सटर्नल सोर्स के क्या मेरिट आपको लग रहे हैं, जो आपके इंटरनल के डीमेरिट्स थे ना, वो इधर मेरिट बन जाते हैं, ठीक है। सिंपल समझो, मेरिट्स क्या है, फर्स्ट आपका है वाइड चॉइस। वाइड चॉइस, ऑब्वियस सी बात है, आप पूरी सोसाइटी से आप किसी को भी रिक्रूट कर सकते हैं, आपके पास बहुत ही ज़्यादा चॉइस अवेलेबल है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बहुत ज़्यादा चॉइस अवेलेबल होती है, बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल होते हैं जिनमें से वो रिक्रूट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ मेरिट फॉर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद आपका सेकेंड देखो तो सेकेंड मेरिट कहता है फ्रेश आउटलुक। फ्रेश आउटलुक, इसका क्या मतलब है, फ्रेश, नया, आउटलुक, नज़रिया,
ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल फ्रॉम आउटसाइड ब्रिंग्स न्यू आइडियाज़ एंड फ्रेश थिंकिंग। जब आप बाहर से लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हो तो नए आइडियाज़, फ्रेश थिंकिंग आती है। अब जैसे आपको क्या इंटरनल में क्या बताया गया था, उसका डीमेरिट होता है कि इन ब्रीडिंग हो जाती है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वही पुराने आइडियाज़ लेकर वो ऊपर पोजिशंस पर आ जाते हैं, वही आइडियाज़ रिपीट होते रहते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, जब आप बाहर से रिक्रूट कर रहे होते हैं तो अपने साथ फ्रेश थिंकिंग, फ्रेश एक्सपीरियंसेस लाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाते हैं। तो ये है कि फ्रेश आउटलुक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है। उसके बाद आपका आता है थर्ड क्या कहता है, कंप्लीट सोर्स। अब देखो ये भी आपने इंटरनल में देखा था। इंटरनल वाले सोर्स में क्या देखा था, इनकम्प्लीट सोर्स। उसमें ये था कि इंटरनली जब आप रिक्रूट कर रहे होते तो आखिरी में एक पोजीशन बची जाती है जिसके लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करना होता है। तो वही यहाँ एक्सटर्नल सोर्स में बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड्स कंप्लीट स्टाफ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स। अगर आप एक्सटर्नली रिक्रूट कर रहे हो, ये पोजीशन खाली है, नीचे इसके मिस्टर ए काम कर रहे होते हैं। अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है तो मिस्टर ए को प्रमोट कर दिया जाता है इस पोजीशन के लिए, या फिर किसी और पोजीशन से किसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन खाली हो जाती, फिर इनके लिए नीचे से प्रमोशन होता है, ऐसे होता। पर एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल में क्या किया आपने कुछ नहीं देखा। यहाँ पर मिस्टर ए काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी मिस्टर बी काम कर रहे हैं, ये वाली पोजीशन खाली है, बाहर से रिक्रूटमेंट कर ली, पोजीशन फिल हो गई, मिस्टर सी यहाँ पर आ गए, कोई और पोजीशन खाली हुई, कोई ऐसी वैकेंसी हुई कि हाँ भैया हमें और चाहिए, लोग चाहिए, कोई कुछ सोर्स जो है और यूज़ करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट के लिए, नहीं। जब एक्सटर्नल सोर्स हम यूज़ करते हैं तो एक कंप्लीट सोर्स की तरह काम करता है और इसके बाद हमें कोई और नए सोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी जॉब वैकेंसी उसके बाद लेफ्ट नहीं रहती है, ठीक है, कोई जॉब खाली हो, ऐसा हो जाता है। ये आपका था कंप्लीट सोर्स। अब डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहला डीमेरिट डीमोरलाइजेशन। अब देखो, जो इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स थे वो एक्सटर्नल के डीमेरिट्स हैं। इंटरनल का मेरिट क्या था कि मोरल होता है वो एम्प्लॉय का बढ़ जाता है। डीमेरिट क्या है, डीमोरलाइजेशन एक्सटर्नल का। क्यों, अब एक्सटर्नली रिक्रूट कर रहे हो तो जो एम्प्लॉय खुद ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है, अब जैसे वही एग्जांपल लो, ये वाली पोस्ट खाली थी, नीचे मिस्टर ए काम कर रहे होते हैं और आप इस पोजीशन को फिल करने के लिए बाहर से लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, रादर दैन ए को यहाँ प्रमोट करने के। ए को प्रमोट नहीं किया पर बाहर से रिक्रूट किया। अब ए जब एक लोअर पोजिशन पर काम कर रहा था तो उसके भी होंगे कि हाँ भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे ये ऊपर की पोजिशन में प्रमोशन मिलेगा। पर देखा जब ऊपर की प्रमोशन खाली हुई तो बाहर से कोई पर्सन आकर उसको बिठा दिया गया उस पोजीशन पे, तो एम्प्लॉयज़ का मोराल गिर जाता है। उनको लगता है कि क्या हम सही नहीं है, हम इतनी मेहनत करके फिर भी हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा उस पोजीशन के लिए, तो एम्प्लॉय का मोराल बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। तो वही बताया गया कि जब हायर पोजीशंस फिल हो जाती है विद पर्सन्स फ्रॉम आउटसाइड तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, देयर इज़ हार्ट बर्निंग, ठीक है, जेलिसी, जलन होती है, ठीक है, और फिर वो ढंग से काम नहीं करते, ठीक है, देन दे फील रेबेलियस और उनको लगता है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करना, ये हमारी वैल्यू नहीं कर रही है, ठीक है, और फिर जनरली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसा होता है, ठीक है। ये डीमेरिट था। अब सेकेंड डीमेरिट है एक्सपेंसिव। अब देखो, आपने मेरिट क्या पढ़ा था इंटरनल का कि वो चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है, पर एक्सटर्नल का डीमेरिट क्या है, सिंपल उसका उल्टा, एक्सपेंसिव। अब जब आप बाहर के इन्हीं सोर्सेज के नाम देख के समझ लो कितना खर्च हो रहा है। प्लेसमेंट एजेंसी में तो बता भी देगा कि फीस लगती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए पैसे लगते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नहीं लगते, पर फिर भी रिक्रूटमेंट होने के बाद आगे का प्रोसेस करने तो लगेंगे। अब जैसे इंटरनल में क्या था कि आपको सिलेक्शन टेस्ट इंटरव्यू कुछ करना ही नहीं है, एम्प्लॉय को पहले से आप जानते हो, इंडक्शन नहीं करना है, यहाँ पर करना पड़ेगा। बाहर से आ रहा है, आपको उसको समझना है किस तरीके का है, बेस्ट है कि नहीं है। बाकी की चीज़ें देख लो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे इंटरव्यूज़ करवाना, कंडक्ट करना, इन सब में खर्च होता है। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ एन एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये डिसएडवांटेज है। अब आते हैं थर्ड पे, विच इज़ डेंजर ऑफ मैल एडजस्टमेंट। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, तभी यहाँ लिखा है डेंजर ऑफ मैल एडजस्टमेंट। कौन सा वर्ड है, डेंजर छोड़ो, डेंजर तो सबको पता है खतरा होता है। मैल एडजस्टमेंट, क्या वर्ड है, एडजस्टमेंट और मैल। तो एडजस्टमेंट क्या होता है, कहीं पर एडजस्ट करना, मैल एडजस्टमेंट का मतलब है एडजस्ट ना कर पाना। अब हो सकता है एक्सटर्नल सोर्स से आपने जिस पर्सन को रिक्रूट करा हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा हो, उसको ऑर्गेनाइजेशन समझ ही नहीं आ रही, उसको काम अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसको जॉब अच्छी नहीं लग रही होगी और उसने क्या किया, जॉब छोड़ दिया।
जिस पे इतना खर्च करके रिक्रूट करा, अब उस पर्सन ने जॉब छोड़ दी क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। अब ये एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम तो किसी भी एम्प्लॉय के साथ हो सकती है, उसको हो सकता है इन्वायरमेंट ना अच्छा लगे, वर्क कल्चर ना अच्छा लगे, तो ये डेंजर ऑफ मैल एडजस्टमेंट रहता है। और अगर जो इस एम्प्लॉय पे इतना खर्च करके हमने उसको रिक्रूट करा है, अब वो जॉब छोड़ देगा, फिर से वो प्लेस खाली हो जाएगी। अब उस प्लेस को, उस जॉब को भरने के लिए हमें फिर से वो सारे खर्चे, फिर से वो सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो ये डेंजर ऑफ मैल एडजस्टमेंट रहता है और ये डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल सोर्स का, ठीक है, कि वो जॉब छोड़ सकता है। इंटरनल में देखो ये डिसएडवांटेज है ही नहीं, क्योंकि इंटरनल में ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं अच्छा लगेगा काम करना। उनको प्रॉब्लम होती तो पहले ही छोड़ के चले गए होते, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये आपके डीमेरिट्स हो गए थे एक्सटर्नल सोर्सेज के। तो अब देखो रिक्रूटमेंट आपका खत्म हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ सोर्स। मतलब ये फैक्टर बता रहा है कि सोर्स हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें कौन सी चीज़ें हमें देखनी है कि हमें इंटरनल सोर्स चूज़ करना है या एक्सटर्नल सोर्स चूज़ करना है। तो इसके लिए अलग अलग चीज़ें आप देखते हो, अलग अलग पैरामीटर्स देखते हो। वो पैरामीटर्स एकदम ब्रीफ में आपको बता दिए जा रहे हैं, वैसे बुक में दिए गए हैं। चाहोगे तो PDF जो टेलीग्राम पे आएगी उस पर भी इसको इन पॉइंट्स को ऐड कर दिया जाएगा। नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल, हमें कितने लोग एम्प्लॉय करने हैं, किस टाइप के लोग एम्प्लॉय करने हैं, ये सोचना है। तब हम उस हिसाब से सोर्स अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लोग हमको चाहिए तो डेफिनेटली इंटरनल से नहीं कर पाएंगे, कितने लोगों को प्रमोशन ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल का सोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद होता है कॉस्ट इन्वॉल्व। अब हमने इन इतने सोर्सेज में ये वाले भी सोर्सेज हैं, ये वाले भी सोर्सेज हैं, कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हो। अब खर्च इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, हम कितना खर्च करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कितना खर्च करना चाहिए रिक्रूटमेंट में, वो भी डिपेंड करता है। जो सोर्स वो उस बजट के अंदर इंक्लूड कर पाए। उसके बाद क्या है, सूटेबिलिटी ऑफ वेरियस सोर्सेज, कौन सा सोर्स हमें ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉय देगा, कौन सा सोर्स, ठीक है। अब कई बार हो सकता है प्रमोशन में हमें लगे कि ये पर्सन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और दूसरा हम सोच रहे हैं कि हम जाके प्लेसमेंट एजेंसी से बात करेंगे तो शायद उतना अच्छा एम्प्लॉय ना मिले, तो हम सोचेंगे प्रमोशन ही कर देते हैं। तो कौन सा सोर्स हमें सूटेबल एम्प्लॉय दे रहा है। उसके बाद है टाइम इन्वॉल्व इन डिफरेंट सोर्सेज, कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखो जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके करना रिक्रूटमेंट टाइम टेकिंग प्रोसेस है। प्रमोशन डिमोशन क्या है, डिमोशन तो करोगे नहीं, प्रमोशन या ट्रांसफ़र जल्दी से हो जाएगा। तो टाइम कितना लग रहा है, डिपेंडिंग आप कितना टाइम लगाना चाहते हो। उसके बाद क्या है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने एप्लीकेशंस आपके पास आएंगे, कितने आपको सेलेक्ट करने हैं। अब अगर आपको 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट छपवा दिया न्यूज़पेपर में और 1 लाख एप्लीकेशन आ गई, सेलेक्ट 2 को करना है, तो 1 लाख में से 2 को सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। तो आपको ये भी देखना है कि कितने लोगों को आपको सेलेक्ट करना है, कितनी एप्लीकेशंस आएंगी उस सोर्स को यूज़ करके, फिर सोर्स चूज़ करोगे। उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ सोर्स ऑन एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स, जो सोर्स आप यूज़ करोगे उससे आपके ऑलरेडी काम कर रहे एम्प्लॉयज़ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब एक्सटर्नल यूज़ करोगे देन डेफिनेटली ऑलरेडी काम कर रहे एम्प्लॉयज़ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, उनको लगेगा हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। अब लग रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज़ खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन कर दो, ठीक है, या ट्रांसफ़र कर दो, ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कौन से लॉज है हमारी कंट्री में, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, उनको भी देखते हुए फिर रिक्रूटमेंट का सोर्स चूज़ किया जाता है। तो ये फैक्टर्स भी हो गए। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन पे, सिलेक्शन और ट्रेनिंग ऐसे करेंगे और फिर आपका ये खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सो नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हो। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।